हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त नीतू शर्मा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई 2019 सीटेट पेपर का ईवीएस पार्ट। इससे पहले हम सीडीपी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, तो आप वो भी वॉच कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए जो कि सीटेट या किसी भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो आपको क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो कि हमें पेट्रोलियम से नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आपको गिवन है डीजल, वैक्स, ग्रीस और कोयल। तो जैसे कि हम सभी जानते ही हैं, अगर नहीं जानते भी हैं तो आपको बता देती हूँ कि जो कोयला है वो हमें पेट्रोलियम से नहीं मिलता है। बाकी सारे ऑप्शन जो गिवन है वो सारे ही हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। इसका ऑप्शन हमारा 4 कोयला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 62। हाँ, इसमें क्या गिवन है आपको कि सिलेक्ट द फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून। ओके, यहाँ पे कर देते हैं कि आपको इनमें से उस सेट को या समूह को चुनना है जो कि त्योहारों के उस समूह को चुनना है जो कि पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं, पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपके पास पहले से गिवन है दिवाली, गुरु नानक बर्थडे और रक्षाबंधन। तो दिवाली हम पूर्णिमा के दिन नहीं मनाते, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती। तो इनमें से भी जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद महाशिवरात्रि हम पूर्णिमा के दिन नहीं मनाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक बर्थडे और फोर्थ ऑप्शन है दिवाली। अगेन दिवाली आ गया तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा और ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक बर्थडे या गुरु नानक जी का जो जन्म दिवस है, ये तीनों ही फेस्टिवल हम पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि फुल मून डे। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज़ अ कोस्ट ऑन अरेबियन सी। तो आपको जो ये स्टेट्स गिवन है इनमें से कौन सी स्टेट्स का यानी राज्यों का समूह है जो कि अरब सागर के समुद्र तट पर है। तो ऑप्शन में फर्स्ट में ही गिवन है कर्नाटका, केरला और गुजरात। तो ये ऑप्शन तो वैसे सारे ही सही हैं। कर्नाटका, केरला और गुजरात तीनों ही अरब सागर की तरफ वाली कोस्ट लाइन पे हैं। आगे के ऑप्शन देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, जो सारे ही आपके ईस्ट साइड में हैं। तो ये बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है केरला, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल फिर से आ गया इसमें, ये भी आपका ईस्ट की तरफ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश भी हमारे उस तरफ हैं, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटका, केरला और गुजरात। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 64, वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ आवर कंट्री। तो अगर हमारे कंट्री का मैप देखोगे आप तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो ये स्टेट्स गिवन है इनमें आपका जो झारखंड है वो कहाँ लोकेटेड है या बिलोंग करता है। तो वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के वेस्ट में आपका झारखंड नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल के पूर्व में, तो ये ऑप्शन भी सेकंड भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। नॉर्थ ऑफ उड़ीसा यानी कि उड़ीसा के उत्तर में, या फिर साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ यानी कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन जो सी है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि जो हमारे ये मैप इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे उड़ीसा है मान लो, तो इस उड़ीसा के नॉर्थ में आपके यहाँ पे झारखंड है, वो आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा ऑप्शन 3 है जो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 65, यू आर लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज़ लोकेटेड एट वाई। तो ये आपका जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है वो है, तो इसमें आप एक बार डायरेक्शन साथ साथ ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। देयर इज़ नो स्ट्रेट एक्स। तो आपको सबसे पहले मान लो कि ये स्कूल है आपका, यहाँ पे आपका घर है, एक्स पे आपका घर है और वाई आपको स्कूल में जाना है। तो कोई भी स्ट्रेट पाथ नहीं है, सो यू फर्स्ट गो टू ए विच इज़ 30 मीटर ड्यू टू नॉर्थ ऑफ एक्स। तो इसके एक्स के 30 मीटर हम पहले नॉर्थ में जाएंगे, ये हमारा ए पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें बोला है
कि आपको जाना है। देन गो टू बी विच इज़ 40 मीटर ड्यू टू वेस्ट ऑफ ए। अब इसके वेस्ट में तो आपको पता है ये नॉर्थ वाली डायरेक्शन है, ये साउथ वाली, ये ईस्ट वाली और ये वेस्ट वाली। तो अब हम यहाँ पे इधर जाएंगे 40। उसके बाद अगेन आपको बोला है कि देन गो टू सी विच इज़ 30 मिनट ड्यू टू नॉर्थ। नॉर्थ अगेन इस तरफ है, हम यहाँ चले गए। और अब आपको सी से फिर से एक पोजीशन पे जाना है 40 किलोमीटर अगेन, जो कि आप कहाँ है, वेस्ट में। और यहाँ पे आप अपने स्कूल का जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, यानी कि वाई जो पॉइंट है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब बोला कि विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल करेक्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। तो ये आपका स्कूल है, तो यहाँ से आपके घर की आपको करेक्ट डायरेक्शन बतानी है। तो अब आप देखोगे तो ये हमारा डायरेक्शन है नॉर्थ, ईस्ट और साउथ और वेस्ट। तो ये जो हमारा घर है ये साउथ और ईस्ट के मिडल में है। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 66। ए बॉय बोर्डेड अ ट्रेन ऑन 30 जून 2019 एट मडगांव और नागरकोइल। तो आपको बताया गया कि एक लड़का है जो मडगांव से 30 जून को चलता है और वो कहाँ से कहाँ के लिए जा रहे हैं, नागरकोइल के लिए जा रहे हैं मडगांव से। तो वो 30 जून को 9:45 पे चला है और अगले दिन सुबह 7:15 पे वहाँ पे पहुँच जाता है। तो आपको बताना है कि उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर की है वो आपको गिवन है कि उसने 1140 किलोमीटर वो गया है, लेकिन आपको उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो इसके लिए पहले आपको टाइम काउंट करना पड़ेगा कि 9:45 से लेके 7:15 तक का उसका टाइम कितना होगा। तो अगर आप डायरेक्ट देखिए 30 से लेके 1 जुलाई तक 9:45 से 9:45 आपके टोटल 24 आवर हो जाएंगे, लेकिन वो तो 24 आवर से पहले ही पहुँच गया। अब आप देखो कितना टाइम पहले पहुँच गया, तो 9:45 से आप डायरेक्ट इसको माइनस भी करोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका 7:15, तो 30 मिनट और ये हो गया 2 आवर। तो यानी कि वो 2.5 घंटे पहले है, यानी कि 21 आवर एंड हाफ इतने टाइम में वो पहुंच गया है। आपकी कितनी देर रखी है डिस्टेंस, इतनी किलोमीटर। अब ये आपका हो जाएगा 21 टू जा 42 और 1 30 43 और नीचे 2, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको कट करके आप देख लो, तो ये आपका कट करोगे तो ये आपका आएगा 27 या 26.5 इतना कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको करोगे आप तो 53 आपका औसत जो एवरेज स्पीड है यानी कि वो आ जाएगी गाड़ी की। ठीक है, तो ये आप देख लेना करके। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 67। इन वन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री द विलेज काउंसिल अलाउड द लैंड ऑफ फॉरेस्ट पीपल। कि क्या गिवन है कि हमारे देश में जंगल में उस क्या बोला गया है, एक जंगल में उस जंगल के जो आदिवासी हैं, ओके, उनको क्या गिवन है कि खेती करने के लिए ज़मीन ग्राम पंचायत की या ग्राम सभा के द्वारा एक विशेष मात्रक में, जिसे टीन कहते हैं, आवंटित की गई है। तो टीन यहाँ पे क्या है, तो कितनी भूमि उनको आवंटित की गई है ये पूछा गया है। तो ये ऑप्शन में आपको गिवन है कि वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 × 100 मीटर हैं, या फिर वह भूमि जिसमें कोई किसान एक टीन बीज बो सकता है या बोता है। उसके बाद है वह भूमि जिसमें कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न कर सकता है, या कि एक भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई। तो इसका जो हमारा ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बो सकता है उसको ही बोला जाता है टीन। ठीक है, यूनिट उसी को बोलते हैं, टीन कहते हैं उसी को, जितनी ज़मीन में एक टीन बीज को वो बो सकता है। ग्रो 1 टीन ऑफ सीड्स, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 68। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ माउंटेन्स ऑफ सैंड ड्यून्स सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स आर फाउंड। कि जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो इनमें से कौन सी जो सिटी है वहाँ पर बनते हैं या पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपको गिवन है काबुल, अबू धाबी, बर्लिन और थिम्पू। तो इसका ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल 2 यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा, अबू धाबी, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट है पूरा और यहाँ पे ही वो सैंड ड्यून्स यानी कि रेत के जो टीले बनते हैं यहीं पर पाए जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 69। अब इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बड़ा है क्वेश्चन। वी ऑल ऑब्जर्व ओल्ड वेल्स विच हैव ड्राइड अप। तो हिंदी में देख लीजिए अगर देखना चाहते हैं तो, कि सभी पुराने कुएं जो हम देखते हैं अब सूख गए हैं, लेकिन हमारे बड़े कहते हैं कि आज से 25 से 30 साल पहले इन कुओं में पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। तो निम्नलिखित में से कुओं को सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। तो आपको क्या बताना है, करेक्ट रीजन फॉर ड्राइंग अप
वाटर इन द वेल, कि उन जो कुएं हैं उनमें पानी सूखने के क्या कारण हैं। तो फर्स्ट है, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वो अब नहीं रहा या अब नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो सही लग रहे हैं। उसके बाद है, पेड़, कुओं और आसपास के क्षेत्रों में ज़मीन पर कोलतार सीमेंट से ढकी गई, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कुओं का उपयोग नहीं करते क्योंकि हमारे घर में टोटियाँ लगी हैं, तो इससे पानी सूखने का कोई वो नहीं है कनेक्शन, कि टोटियाँ लग गई तो पानी थोड़ी सूखने लगेगा, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई जो विद्युत मोटर हैं, आप बोल सकते हो जिनकी आपकी इलेक्ट्रिकल मोटर हैं उनको चलाते हैं, तो उनकी वजह से भी पानी कम हो गया, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो आपको देखना है जहाँ पे ए, बी और डी तीनों हो वही हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ सॉरी, ए, बी और डी बोला है मैंने, तो फोर्थ ऑप्शन है जिसमें ए, बी और डी तीनों हैं, सी नहीं है जिसमें, वही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 70। इन EVS concept and issues have not been compartmentalized into science and social science. Why? क्या बोला गया कि पर्यावरण अध्ययन के जो संकल्पना है और मुद्दे हैं उनको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है उनको अलग अलग, साइंस और सोशल साइंस या सोशल स्टडीज आप बोल सकते हो। तो इसके क्या नहीं कारण है, तो ऑप्शन गिवन आपको, सिलेबस ऑफ EVS हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड सच एज सच बाय CBSE, तो ये तो कोई कारण नहीं होता। चाइल्ड लुक एट हर हिज इन्वायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर, या फिर इट इज़ अ गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, और या इट इज़ फॉर डिक्रीजिंग द सिलेबस ऑफ लो। तो सिलेबस का लोड करने के लिए आप नहीं करते और न ही एक स्ट्रेटजी के लिए है। और कोई भी संस्था पाठ्यक्रम को निर्धारित करे इसका मतलब नहीं है कि वो उनको क्या अलग अलग नहीं रखेगी। तो इसका हमारा जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कि जो बच्चा है वो अपने पर्यावरण को, अपने जो पूरा उसका परिवेश है उसको एक समग्र रूप में, होलिस्टिक वे में देखते हैं, वो साइंस और सोशल साइंस को अलग नहीं कर पाता, इसलिए उन्होंने जो EVS का जो कॉन्सेप्ट है उनको कंपार्टमेंटलाइज्ड नहीं किया साइंस और सोशल साइंस में। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू EVS सब्जेक्ट फॉर क्लास 1 and 2, कि इनमें से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय में संदर्भ में सच है। कौन सी चीज़ इनमें से सच है? तो फर्स्ट है, इशू एंड कंसर्न रिलेटेड टू EVS आर ट्रांसैक्टेड थ्रू लैंग्वेज, कि सिर्फ आप लैंग्वेज के थ्रू उनका संपादन कर देते हैं, तो सिर्फ लैंग्वेज तो नहीं होगा। नेक्स्ट है, इश्यू एंड कंसर्न रिलेटेड टू EVS आर ट्रांसैक्टेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। ऑप्शन 3 है, EVS इज नॉट न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस्ड एट द क्लास 1 and 2, तो 1 और 2 में तो EVS होता ही नहीं है, तो कैसे इंट्रोड्यूस होगा। फिर है, EVS एज सब्जेक्ट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड एट क्लास 1 and 2, कि कक्षा 1 और 2 में उसको समझना आसान नहीं होगा। ये भी नहीं, इसका कारण ये है कि जो इशू हैं आपके EVS के और जो भी आपके मुद्दे हैं संबंध, वो सब हम उनको भाषा और गणित के माध्यम से सिखा देते हैं या उनमें ट्रांसैक्टेड कर देते हैं, तो इसीलिए ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 72। इन EVS थीम हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टीड ऑफ टॉपिक इन द सिलेबस वाई, कि पर्यावरण अध्ययन के जो पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम्स को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? कि मीन्स वहाँ पे आपने उनकी टॉपिक्स की बजाय आपने उनको थीम्स में रखा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर इन EVS, तो सिर्फ रिड्यूस करने के लिए तो आप नहीं करोगे। टू एनहांस द इन्वायरमेंटल कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द लर्नर, की उसके बच्चों के परिवेश बोध में वृद्धि करने के लिए, ये भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, फॉर डेवलपिंग कनेक्टिंग एंड इंटररिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू ऑफ लर्नर और लोकल इन्वायरमेंट, या फिर थीम बेस्ड EVS ट्रांजेक्शन इज इजी एज कम्पेयर टू टॉपिक्स के कंपेयर में जो आपके ये थीम्स हैं उनको पर्यावरण अध्ययन का संपादन करना आसान होता है, तो सिर्फ ये भी गलत हो जाएगा। संपादन के लिए आसान है या नहीं है, इसके लिए भी आप उसको नहीं करते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन जो 3rd है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कि बच्चों के जो स्थानीय परिवेश के मुद्दे हैं या उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं और उनको अंतर संबंधित, उनको उनसे एक लोकल इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन बना के अंडरस्टैंडिंग करना, उससे रिलेट करके समझाने से उनकी जो डेवलपिंग है वो ज़्यादा अच्छे से होगी। मीन्स जो उनका उन EVS के संदर्भ में जो उनका विकास है वो ज़्यादा बेटर वे में होगा।
ओके। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ EVS इन द प्रेजेंट सिलेबस, कि आपको 4 थीम गिवन है, इनमें से मीन्स मेन थीम कौन सी नहीं है, या मुख्य 6 थीमों में जो हैं उनमें इनमें से कौन सी नहीं है। तो फूड है आपका, शेल्टर भी है, थिंग्स वी मेक एंड डू ये भी है, जो वर्क एंड प्ले है वो आपकी फैमिली की आई थिंक सब थीम है, ये सब थीम है आपकी, ना कि आपकी मेन थीम। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू EVS, कि EVS के संदर्भ में कौन सा सच नहीं है। नेचर ऑफ EVS इज इंटीग्रेटेड, ये बिल्कुल सच है। EVS इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर लर्निंग, ये भी बिल्कुल सही है। EVS प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर टू एक्सप्लोर देयर इन्वायरमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिना ही देखे बता देते हैं। तो EVS एम्फेसाइज डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशंस की, ये परिभाषाओं का और पर्यावरण अध्ययन के जो वर्णन है उन पर बल देता है। तो EVS के संदर्भ में ये बिल्कुल गलत है, इसलिए यही हमारा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 75, और आज के इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो। और अभी हम अपना देखते हैं क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन EVS, कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है इनमें से। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, ये बिल्कुल सही है। रिलेटिंग चाइल्ड नॉलेज विद द टीचर नॉलेज, कि बच्चे की जो नॉलेज है वो शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये तो नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है लर्निंग EVS आउटसाइड द 4 वॉल ऑफ क्लासरूम, ये बिल्कुल सही है। EVS को बार बार बोला जाता है कि हमें इसको कक्षा से बाहर ले जाकर खुले इन्वायरमेंट में पढ़ाना चाहिए, तो पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना, ये तो बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है रिलेटिंग चाइल्ड लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो जहाँ पे आपका ऑप्शन बी नहीं है, यानी कि A, C और D गिवन है, वही हमारा ऑप्शन यानी फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 75 का हो गया हमारा फर्स्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।